जी आज हमारे पहले पॉडकास्ट में आप पधारे हैं सर। हमारे हैं जितेंद्र यादव सर, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र के स्ट्रीम के जाने माने अध्यापक हैं राजस्थान से। और सर आपका हमारे शो में है ना बहुत 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 शुक्रिया स्वागत सर, है। बहुत बहुत शुक्रिया और सर हमें बड़ी आपका भी। खुशी है कि हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में आप पधारे हैं यहाँ पे बच्चों को लाभान्वित करने के लिए अपने नॉलेज से। तो सर शुरू करते हैं। तो बिल्कुल पहले बिल्कुल। आप थोड़ा हमें ये बताइए कि पॉलिटिकल जो साइंस जो सब्जेक्ट है, इज इट ए साइंस सब्जेक्ट और इज इट्स एन आर्ट सब्जेक्ट? हाँ सर, बड़ा शानदार प्रश्न है। पहली बात तो मुझे इस चीज़ का आश्चर्य हुआ। मुझे उम्मीद थी आप एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते कुछ ऐसा कुछ अलग पूछेंगे, लेकिन आपने कोर पार्ट पूछा है, बिल्कुल एकेडमिक्स का भी, जो कि बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस, इस शब्द में जो लास्ट का साइंस है ना, इस पर जाने से पहले हमें थोड़ा सा विस्तार, मुझे अनुमति है थोड़ा विस्तार सर से बिल्कुल बताने के सर लिए। बिल्कुल। तो इसमें पहला जो शब्द है पॉलिटिकल, पहले उसे समझते हैं, फिर ये साइंस है या कला है आप खुद इसे डिसाइड कर देंगे। मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ दर्शकों के लिए। पॉलिटिकल मतलब कुछ चीज है जो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल वो जो पॉलिटी से रिलेटेड है, मतलब पॉलिटी से रिलेटेड चीजें पॉलिटिकल। तो प्रश्न आता है पॉलिटी क्या? तो पॉलिटी को समझते हैं। ये शब्द जहां से जब भी शुरू हुआ, ये यूनान से लगभग शुरू माना जाता है आजकल अध्ययनों में। वहाँ पे पोलिस कहते थे सर छोटे छोटे राज्यों को, और वो राज्यों की जो टेंडेंसी थी, जो प्रकृति थी, वो सिटी या कस्बे टाइप के थे, टाउन जैसे होते थे, तो उनको नगर राज्य बोला जाता था, पोलिटी। तो अब समझिए वो पोलिस कहलाते थे अपनी भाषा में। पोलिस में रहने वाले जो लोग थे उनके जीवन से जुड़ी तमाम गतिविधियां पोलिटी कहलाई। पोलिस में रहने वाले तमाम लोगों की एक्टिविटीज, अब एक्टिविटी क्या रही होंगी, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो कुछ भी निर्णय होते थे, जो गतिविधियां होती थी, वो सब पॉलिटी होती हैं। तो पॉलिटी से रिलेटेड चीजें पॉलिटिकल होती हैं। इसका मतलब पॉलिटिकल क्या? पॉलिटिकल वो हर चीज पॉलिटिकल है जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। बड़ा व्यापक अर्थ है इसका। इसका मतलब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल है? अब लोग कहेंगे सर कुर्सी की लड़ाई होती है पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल नहीं है। अरे भैया, ये पॉलिटिकल है, क्योंकि यदि हमारी और सर की बातचीत से कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं, जिंदगी को अच्छा बनाने का ये चिंतन है, तो हमारे और आपके ये सार्वजनिक जीवन में ऐसे निर्णयात्मक प्रश्न, ऐसे डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चन जो अपने जीवन को बेहतर बनाने से रिलेटेड हों, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ पॉलिटी। So every work is political which is closely related to polity or the thinking of life. Everything is political. तो एक अध्यापक पढ़ाता है, पॉलिटिकल है। कोई आदमी जीविका उपार्जन के साधन करता है, पॉलिटिकल है। आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप कमाते खाते हो, जीवन बेहतर बन रहा है ना उससे, तो उससे संबंधित निर्णय ले रहे हो, पॉलिटिकल निर्णय है। तो अब पॉलिटिकल आई थिंक क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं, क्या ये साइंस है या ये कला है? भाई साइंस में एक पैटर्न होता है, जो यहाँ कर लो तो भी उसी रूप में लागू होगा, दूसरे देश में भी उसी रूप में, आकाश में जाके वो नियम लागू, पाताल में भी वो। जैसे 2+2 हमेशा 4 होता है, चाहे पानी की जहाज में जोड़ लो, अंडरग्राउंड जोड़ लो, कहीं जाके जोड़ लो, वो 2+2 हमेशा 4। लेकिन अपने जीवन से रिलेटेड चीजें तो सर बहुत ही परिवर्तनशील होती है, डायनेमिक्स होती हैं, राइट? अब मनुष्य का खुद का व्यक्तित्व ही परिवर्तनशील है। एनवायरमेंट जिसमें हम रह रहे हैं वो बड़ा डायनेमिक है, वो परिवर्तनशील है। देयर इज नो एनी फिक्स टाइप का कुछ नहीं है। तो पैटर्न और फिक्सेशन का भाव तो साइंस में होता है। जड़त्व का जो चीज है, जड़ता तो साइंस में होती है। जी। अब आप बताइए कि किसी के व्यवहार को नियंत्रित करना है, किसी से कुछ काम निकलवाना है, कोई आपके लिए काम कर रहा है, ये तो एक तरह का प्रबंधन हो गया ना चलायमान चीजों का। तो भला ये साइंस कैसे हो सकता है? ये तो कला ज्यादा है। सर तो संगठन को बनाना हो, काम करवाना हो, काम में खुद पार्टिसिपेट करना हो, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, गतिविधियां संपादित, आप नौकरी पे हैं फिर भी आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं, जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल, यू नो दैट इज द पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो क्या इसे एक बेहतर साइंस के रूल से अंजाम दे पाओगे या एक कला है? असल में एक कला ज्यादा है। सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो गतिविधियां
कला ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें भाव पक्ष होता है। कहने का मतलब हम इमोशन से भी प्रभावित होते हैं, वातावरण से भी प्रभावित होते हैं, हर चीज़ परिवर्तनशील है और परिवर्तन का ही प्रबंध हमें करना पड़ता है दैनिक जीवन में। सो परिवर्तन का प्रबंध तो अब आप निर्धारित करिए कि क्या ये कला है या विज्ञान है। नहीं सर, लेकिन जैसे है ना, लोग कहते हैं कि भाई जो साइंस है, आपने कहा कि आप कहीं पे भी इसको टेस्ट करेंगे तो आपके लिए भी 2+2 4 है और मेरे लिए भी 2+2 4 है ना। जो यूएस में बैठा उसके लिए भी 2+2 4 है। और ऐसे ही फिजिक्स के अंदर सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। बिल्कुल। तो क्या पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग है जो हमेशा Correct. लागू रहेंगे, सेम अगर स्थितियां हैं तो? आपका सवाल सर जितना सिंपल लग रहा है इतना पेचीदा है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ये प्रश्न हमेशा से सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला रहा है। यहाँ तक कि पढ़ने और पढ़ाने वाले भी क्लियर नहीं हैं और ये खोज हमेशा जारी रही। देखो इसको भी मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। आपकी बात सही है कि यदि हम इसे एक डिसिप्लिन, वेल सेटल्ड डिसिप्लिन के रूप में बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस एज ए डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन की 2 शर्त होती हैं, उसकी थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिस भी होगा। तो थ्योरीज तो होना ज़रूरी है और थ्योरीज विदाउट सिद्धांत, विज्ञान की प्रकृति के थ्योरी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कोशिश की हम लोगों ने भी, राजनीति विज्ञान के छात्रों ने या इसके विशेषज्ञों ने भी, शोधार्थियों ने खोजने की कोशिश की, क्या कोई ऐसे पैटर्न हो सकते हैं, निश्चित पैटर्न, जिन्हें अक्सर हमेशा पॉलिटिकल चीज़ों में देखा जा सके या उनके आधार पर पॉलिटिकल चीज़ों को व्याख्यायित किया जा सके या समझा जा सके। इसमें अमेरिकी राजनीति विज्ञानियों ने बड़ा काम किया और बहुत स्कूल्स ऑफ थॉट चलते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक बीच में मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। तो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत ही यंग डिसिप्लिन है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत लोग कहते हैं कि यूएस में शुरुआत होता है। हाँ, आप कह सकते हो, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इसकी शुरुआत यूएस से हुई है। हाँ, आधुनिक नज़रिए से जब देखो, मॉडर्न पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा अगर योगदान दिया है मॉडर्न जो पॉलिटिकल तो साइंस का तो शिकागो स्कूल, जिसे या शिकागो सर्कल बोल देते हैं, उससे जुड़े, शिकागो यूनिवर्सिटी से जुड़े विद्वान जो हुए, उन्होंने सबसे पहले आक्षेप किया। इसमें एक छोटा सा मैं बात बताता हूँ। जब पहले क्या होता था, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन को या समाज को बेहतर बनाने के प्रवचन दे देता है, तो उसकी बातों में दार्शनिकता झलकती थी। वो अपने हिसाब से, अपने दृष्टिकोण से बेहतर बता देता। जैसे प्लेटो ने कहा कि आइडियल स्टेट इस तरह का होगा, तो उस आइडियल स्टेट को उसने अपनी कल्पनाओं से बना दिया, पर उसमें कोई साइंटिफिक कोई तत्व नहीं था, ना उसे खोजा जा सका, ना प्रूव कर सके, ना हर जगह लागू नहीं कर सकते। पैटर्न की कमी थी। वो एक आइडियल अप्रोच से, हिस्टोरिकल अप्रोच से ही रहा, यानी इतिहासवादिता और दार्शनिकता ने इसको साइंस बनाने से रोका। तो ये पहली बार इसकी कोशिश, जद्दोजहद अमेरिकी विज्ञानियों ने की। उसमें डेविड ईस्टन जैसे बहुत विद्वान आते हैं, चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाल जैसे, उन्होंने कुछ पैटर्न खोजे। मैं सरल भाषा में बताऊं, उन्होंने ये कहा कि देखो, बात सही है कि राजनीति जीवन को बेहतर बनाने के निर्णय से जुड़ा कोई विषय है। अब ये तो चलायमान है, नवीन है, बिल्कुल नया है और हर दिन नया बनता है। तो इसमें फिक्स पैटर्न कैसे? अरे भैया, आप जीवन से जुड़ी नीतियों को निर्धारित करते वक्त तो वैल्यूएबल हो सकते हो, मूल्यपूर्ण सोच रख लो, फिक्स रख लो, आदर्श रख लो, पर उन नीतियों को लागू करते वक्त तो कुछ जो काम करोगे, रास्ते जो अपनाओगे, वो तो साइंटिफिक अपना सकते हो ना सर। जहाँ तक पद्धतियों की बात है, जी। जहाँ तक बात करते हैं मेथोडोलॉजी की, तो पद्धति साइंटिफिक हो सकती है, ताकि वो पद्धति जब भी राजनीति को पढ़ने की बात आए तो भारत में पढ़ो तो भी उन तरीकों से पढ़ सकते हो, अमेरिका की परिस्थिति का विश्लेषण भी उन्हीं तरीकों से कर सकते हो, आप यूरोपियन कॉन्टिनेंटल एरिया में जाओ तो वहाँ भी कर सकते हो। तो यहाँ थोड़ा स्पष्टीकरण दिया उन्होंने, बिहेवियरलिज्म वालों ने, कि यस, ये पूरी तरह साइंस तो नहीं बन सकता, बिकॉज ये क्लोजली हम और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, मनुष्य जहाँ केंद्र में है, वो साइंस पूरी तरह तो नहीं हो सकता, पर इसको समझने के लिए पद्धतियां हम साइंटिफिक ला सकते हैं। इसमें अमेरिकियों का योगदान रहा। तो एक सीमा तक मैं कह सकता हूं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान को विकसित करने में अमेरिका का योगदान रहा सर, उसका एक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसमें मेरा है, जो लास्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल साइंस है ना, आपने कहा कि ज़्यादा आर्ट्स है और है ना साइंस उसमें कहीं ना कहीं है और उसको हम कोशिश करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल साइंस को पूरी तरीके से साइंस हो जाना चाहिए या उसमें एक वैल्यू न्यूट्रल हो जाना चाहिए या उसमें वैल्यू के लिए जगह रहनी चाहिए? आप एक बात बताइए, इसको सरलता से समझिए। आप व्यक्तियों या समाज के लिए चिंतन कर रहे हो और उसमें आप सिर्फ गतिविधियों को ही इतना ध्यान दे रहे हो, रूल्स एंड रूल्स कि पूरी तरह साइंटिफिक बना दिया और आपने उद्देश्य को भुला दिया, आपने उसमें से मूल्य निकाल दिया, वैल्यूज़ निकाल दी, तो मतलब क्या रह गया उसका? अरे भाई, मनुष्यों का चिंतन है,
समाज का चिंतन है तो इसे वैल्यूएबल होना चाहिए ना। इसमें बल्कि जब अंत में चुनने की बात आती है तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि परिणाम मूल्यपूर्ण होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए लोगों का। तरीके चाहे आप वैज्ञानिक अपनाओ या दार्शनिक अपनाओ, फर्क क्या पड़ता है। तो अगर आप मुझसे पूछें कि क्या इसे शुद्ध रूप से विज्ञान बन जाना चाहिए या पूरी तरह दर्शन बन जाना चाहिए, तो मैं तो इस पक्ष में हूँ ही नहीं कि दर्शन और विज्ञान का जो डिबेट है ये केवल इसको जब जो एकेडमिशियंस हैं उनके लिए छोड़ दो, पर प्रैक्टिकली जब आप अपनाओ ना तो मुझे लगता है आपको वैल्यूज़ को केंद्र में रखना चाहिए। अब उसके लिए जहाँ तक आप साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करो तो साइंस है। इसमें मैं थोड़ा सा है ना, आपने जो कहा उसके और उसको है ना फर्दर एक्सपेंड करते हैं जी। इससे मेरा ये जानना है, जैसे हम कहें कि हमें वेलफेयर करना है इंडिविजुअल का या सोसाइटी का, तो उसको लेके भी है ना अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, इज़म्स हैं या वाद हैं कि भाई कोई कहता है कि है ना आप इस तरीके से जस्टिस इंश्योर कर सकते हो या वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन करते हो, कोई कहता है कि नहीं आप मेरे वाले तरीके से क्या कर सकते हो। तो इसमें वैल्यू के लिए तो जगह है, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं अंडरलाइंग वही है ना चेंज हो रही हैं, तो उस सेंस में हम ये जो बात आपने उठाई है ना ये बड़ा गंभीर डिबेट है सर। अब मैं इसको बहुत सरल भाषा में आपको बताता हूँ। आपने कहा कि हर थॉट्स वाला व्यक्ति या समूह लगा लो वो अपने तरीके से बताता है। आप एक बात बताइए, आपका विचार आपसे पृथक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर एनवायरमेंट। यस, आप अपने अनुभवों का ही तो परिणाम होते हो। तो किसी व्यक्ति से उसके दृष्टिकोण को पृथक तो किया ही नहीं जा सकता। अब सुनिए, आप अपनी सॉल्यूशन जब पूरी समाज की समस्या पर देते हो तो ये तो केवल आपकी चश्मा से देखा गया समस्या है ना। बिल्कुल सही बात दुनिया है। के लिए तो जरूरी नहीं है उस दृष्टिकोण का कोई वैल्यू हो। जैसे मार्क्स ने पूरी दुनिया की समस्या को देखा अपनी चश्मा से, उसे कॉन्फ्लिक्ट नजर आया तो उसने अपने हिसाब से दे दिया सॉल्यूशन कि मेरे विचारों से समझो। आप लिबरलिस्टिक लोगों से, लिबरल लोगों से पूछते हो तो वो अपने हिसाब से देखते हैं। ये आपकी जो बात जुड़ी है ना, यहाँ दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दृष्टिकोण कभी भी यूनिवर्सल समाधान नहीं दे सकता। दृष्टिकोण, इसे आइडियोलॉजी कहते हैं। जब तक राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण मुक्त, दृष्टिकोण आपके अपने क्षेत्र में जहाँ से आपने अनुभव लिया है, देखा है, वहाँ तो वो प्रभावी होगा, मान लिया। जरूरी थोड़ी है वो संसार के दूसरे कोनों में उसी अंदाज में लागू हो। तो दृष्टिकोण सहित जब आप रहते हुए कोई सॉल्यूशन देने की बात करते हो तो ये आइडियोलॉजिकल सॉल्यूशन है। यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द आइडियोलॉजी विद द आइडियोलॉजी। तो यहाँ पे है ना सर, कहीं ना कहीं वो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात आती है कि देयर इज नो सच थिंग एज है ना मेटा नैरेटिव। यस, मेटा नैरेटिव है ना, कि कोई ग्रैंड थियरी नहीं है जो है ना हर चीज़ का आपको सोल्यूशन दे दे, है ना। हर चीज़ अपने आप में एक नैरेटिव है ना, एक देखने का दृष्टिकोण सर। है। ये भी एक दृष्टिकोण है उनका। ये भी एक दृष्टिकोण है उनका। क्या पोस्ट मॉडर्निज्म वालों ने जो कहा वो सबने माना? क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म ने तो पूरी तरह मेटा नैरेटिव्स उन्होंने बोला, उन्होंने मेटा थ्योरी कहा कि एक बिग थ्योरी, इस तरह का कोई कॉस्मोलॉजी की बात, कॉस्मोपॉलिटन की बात करते हैं वो। तो उनका जो तर्क है उसको देखना पड़ेगा हमें। जैक्स डेरिडो की बात ले लेते हैं या इसी तरह किसी की बात अगर ले लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें लोगों के शब्दों को सुनना चाहिए। इसमें भाषा विज्ञानी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि वो जो कहता है ना उसको डिकोड करो, वो क्या कहना चाहता है। अरे भैया, ऐसा कह के भी तो आप उसके दृष्टिकोण को ही महत्व दे रहे हो ना। ऐसा कह के भी उसके शब्दों पर जाके आप डिकोड करना चाह रहे हो कि वो उसने जैसे बोला उसी पर रहो। मेटा नैरेटिव या मेटा इस तरह की बात मत करो। आप सार्वभौमिकतावाद या बड़े सिद्धांत कुछ नहीं होते, जैसे प्लेटो उसने विचारधारा का पूरी तरह खंडन किया। ये तो ठीक है, ऐसी बात होगी ना कि मैं ब्राह्मणवाद का खंडन करता हूँ, मैं दलित के साथ। अरे आप जातिवादी होके जातिवाद का खंडन कैसे कर सकते हो? तो पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद असल में विचार परिदृश्य से पृथक हो ही नहीं सकते। अब आपकी बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसा जब किया ही नहीं जा सकता कि विचारों से पृथक विचारधारा कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। या विचारधारा को विचारों से पृथक नहीं कर सकते, वो जो है एनवायरमेंट से पृथक नहीं हो सकती। तो फिर क्या किया जाए? अल्टीमेटली क्या करें हम? तो रास्ता यही बचता है कि आप जब राजनीतिक बातों का मंथन करने बैठो फैक्ट का, तो आप फैक्ट तो लेते हो ना। तो जब फैक्ट को कलेक्शन की बात हो, यू शुड बी साइंटिफिक। जब फैक्ट को सिस्टमेटिक करना हो, यू शुड बी साइंटिफिक। जब फैक्ट का प्योरिफिकेशन करना हो तो यू शुड कलेक्ट योर डाटा प्योर तरीके से डाटा कलेक्ट करो, उनका तुलना करो, उनका विश्लेषण करो।
तो शुद्धिकरण वहां तक रखो, वैज्ञानिक तरीके से करो, यहां तक तो विज्ञान हो सकता है। पर अंतगो तो आप कहाँ जाओगे? आपको एक अच्छाई के लिए, जैसे जैसे लोक कल्याणकर वेलफेयर की सोच वाले वेलफेयर स्टेट बनाना चाहेंगे, जैसे फेमिनिस्ट लोग भाई लेडीजों के कल्याण की बात करते हैं, उनको शोषित मानते हैं, जैसे एनवायरमेंटलिज्म वाले, इकोलॉजी वाले अपने एनवायरमेंट की बात करेंगे, उनको गाने दो उनका राग। तो वो करते हुए भी हम डेटा के क्षेत्र में भी तो साइंटिफिक हो सकते हैं ना। तो तरीके या पद्धतियां वैज्ञानिक अपनाओ, उद्देश्य मूल्यपूर्ण रखो, ये अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, आई थिंक है ना, आज के लिए हमारे हमारे पास है ना काफ़ी डिस्कशन हो गया इस टॉपिक पे, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे जी, आपका हमारे बहुत नेक्स्ट बहुत एपिसोड शुक्रिया में। मुझे बुलाने के लिए, और आपके मंच पे आपने मुझे बुलाया सर। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आप ऐसा टॉपिक चुना जिस पर अक्सर लोग पढ़ने से भी डरते हैं, आपने तो मुझे धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।